मैं खुद 10 साल मेडिकल स्टोर में भी बैठा हूँ। छत्तीसगढ़ जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्री आप बोल सकते हो, जहाँ पर सारा काम यही होता है। सिर्फ सेंसर के लिए आपको मुंबई या उड़ीसा जाना पड़ता है। हिंदी फिल्में जो उनके पैरेलल लगी हुई हैं वो ऑल ओवर इंडिया में 16,000 हैं, तो इसकी 22,000 टिकटें कटी हुई है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। दूसरे दिन के अखबार में छप चुका था वो कि भूलन को ऑस्कर के लिए भेजा गया। आपने सतीश जैन सर को अपना विश्व पितामह भी कहा है। बॉलीवुड से कंपेयर ना ही करें, अपन अपने को करना ही है तो हम साउथ से कंपेयर करें। 2.5 साल लगे थे स्क्रिप्ट लिखते हुए। कहानी खत्म होनी चाहिए उपन्यास की, कहीं से भी, मतलब इतना भी ना भटक जाओ आप फिल्मीकरण में, खत्म हो जाएगा क्या। हमारे यहाँ से सारी चीजें धीरे धीरे नंदा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो हमारे यहाँ का कल्चर है, हमारे यहाँ के खान पान वाली चीजें हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब धीरे धीरे नंदाते बोलते हैं। नंदा जाहे करे, नंदा जाहे करे, नंदा जाहे का। स्वागत है दोस्तों आपका इस वॉक एंड टॉक के इस नए एपिसोड पे। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस मशहूर डायरेक्टर श्री मनोज वर्मा सर जी उपस्थित है। सर जय जोहार। सर जोहार भाई किशन। सर तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और आपका फिल्म इंडस्ट्री में मतलब आना कैसे हुआ। फैमिली बैकग्राउंड मेरा सब यार हमारे यहाँ सब मेडिकल फील्ड में ही है। फादर भी डॉक्टर थे, ब्रदर डॉक्टर हैं, उनके बच्चे डॉक्टर हैं, सब ग्रैंडफादर मेरे डॉक्टर थे। तो फैमिली बैकग्राउंड हमारा वैसे मेडिकल वाला ही है सारे के सारे। मैं खुद 10 साल मेडिकल स्टोर में भी बैठा हूँ, अभी तक वो मेडिकल भी चल रहा है। और फिल्मों में आने का ऐसा कहानी है कि फिल्म के बारे में कभी सोचा नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री में हम कभी डायरेक्शन करेंगे या फिल्में बनाएंगे। स्टूडियो का ज़रूर था, गाने का शौक था, तो संगीत सीखा हमने। फिर उसके बाद स्टूडियो शुरू किया 2003 जनवरी में। वहाँ से फिर हमको लगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर फिल्में जा करके बनाते हैं, तो उसको रोकने के लिए कि भाई बाहर क्यों जा रहे हो आप, जब छत्तीसगढ़ में सारी सुविधाएं आप दे सकते हैं तो आप यहाँ पे रह करके काम करिए, यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे करिए। उसको प्रूव करने के लिए कि हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ी सिनेमा बना सकते हैं कंप्लीट, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन के साथ में। जी। उसको प्रूव करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल मूवी बनाई, बैर 2006-7 के आसपास वो फिल्म बनाई थी। हम लोग सब मित्र लोग थे, मिल करके फिल्म बनाया और उसको पूरा एडिट किए यहीं पे, उसका सारा पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ किया। तो वो एक मील का पत्थर बना कि हाँ यहाँ पर काम हो सकता है। तो सारी फिल्में जो हैं फिर धीरे धीरे लोग यहाँ पे काम करना शुरू किया। तो वो एक सक्सेसफुल हमारा एक कहना चाहिए एक प्रयास रहा कि हम यहाँ फिल्मों को यहीं रोक लिए, बाहर जाने की अपेक्षा। अब छत्तीसगढ़ जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्री आप बोल सकते हो, जहाँ पर सारा काम यहीं होता है। सिर्फ सेंसर के लिए आपको मुंबई या उड़ीसा जाना पड़ता है। अच्छा सर, और मैंने ऐसे कई पॉडकास्ट और कई चैनल में देखा है कि आपने सतीश जैन सर को अपना विश्व पितामह भी कहा है और आपने उनके साथ एक रील भी साझा किया था सेलिब्रेट करते हुए अपने भूलन द मेज मूवी के 1 मिलियन, उनके गाने के 2 मिलियन के लिए। तो उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? सतीश भैया से आप देखा जाए तो पहली बार वो बंदा है जिसने मुझे प्रेरित किया था फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। क्योंकि पहली फिल्म तो हम लोगों ने ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बनाई थी। मेरा कभी मूड नहीं था कि मैं डायरेक्शन में जाऊं, लेकिन वो फिल्म देखने के बाद में फिर उनसे बातचीत हुई और वो बोले कि मैं ये फिल्म देखा हूं और मुझे इस फिल्म को अब मतलब अपनी फिल्म उस समय वो करने वाले थे माया, तो बोले वो मैं अब तुम्हारे स्टूडियो में करना चाहता हूं। तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी कि मैं जिस उद्देश्य को लेकर के फिल्म बनाया था वो पूरा हो रहा था। क्योंकि अब वो बाहर जाते थे, पहले मुंबई जाते थे या मद्रास जाते थे लोग, वो यहाँ रुक गए। तो जब वो ये उनके साथ में, फिर वो बोले कौन करेगा एडिट, मैं बोला मैं करूंगा एडिट। तो बोले ठीक है। तो मैंने एडिट की उनकी फिल्म जो थी। तो उस समय हम साथ में जब बैठे और एडिट पे चर्चा होती थी तो उनको लगा कि इसका डायरेक्शनल सेंस अच्छा है। तो वो मेरे को सबसे पहले बोले कि तू डायरेक्शन कर। मैं रहने दो भैया, मैं बढ़िया एसी में बैठा रहता हूँ, कहाँ धूप में घुमाओगे आप। बोले नहीं तू कर, बोले यहाँ पे बहुत
अच्छे डायरेक्टर्स नहीं हैं यहाँ पे, तुम सोचो और करो उसको अच्छे से। फिर उन्हीं ने मुझे प्रेरित किया स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए भी, कि मैं जिस तरीके से उनको कहानी सुनाता था, बोले बस इसको लिख डाल तू, यही स्क्रिप्ट है, बस यही डायलॉग है, इसी तरीके से लिखना है, ऐसे ही करना है। तो एक जो बेसिक लर्निंग है वो उनसे ही सीखा, और आज तक सीख रहा हूँ। मतलब वो बंदे ऐसे हैं कि आप उनके साथ आधे घंटे बैठोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिल्म लाइन में इतने समय से हम उनके दिमाग में 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ फिल्म रहती है, उसको छोड़ के और कुछ चीज ना तो बात करते ना सोचते। हमारे और दीगर काम है, इधर उधर बातचीत होती रहेगी, उनका एक ही काम है, फिल्म बनाना फिल्म बनाना फिल्म बनाना। तो आप 24 घंटे उनसे सीख सकते हो। दूसरी बात यह है कि उनकी जितनी भी फिल्म है उसका पोस्ट प्रोडक्शन यहीं होता है। मया के बाद से वो कंटिन्यू यहीं पे मेरे स्टूडियो में ही सारे काम किए। अभी मोर छैया भुइयां 2 जो आई अभी फिल्म, तो मतलब अगर एक फिल्म करते हैं तो 5 से 6 महीना वो मेरे स्टूडियो में रहते हैं जी। उनका कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था, वो अपना कहीं पे भी आया, मनोज मैं आ रहा हूँ, आ जाओ भैया, तो दिन भर यहाँ रहे। तो वो एक उनके लिए भी एक घर जैसा है, हमारे लिए ऐसा लगता है कि भाई हमका एक गुरु आकर के बैठा हुआ। तो उनका एक अलग ही ऑरा है। और यहाँ जिस समय भूलन का चल रहा था कि 9 दिन में 1 मिलियन लोग देख लिए थे उसको, और उसी दिन उनके गाने का 2 मिलियन हुआ था। हम बोले चलो केक काटते हैं, अपन दोनों एक साथ मनाते हैं। तो पूरी टीम यहाँ पे थी, वो इसके लिए अपना प्रमोशन के लिए वीडियोस बना रहे थे उस समय। तो वो भी सब यहीं शूट हो रहा था, सारा कुछ यहीं स्टूडियो में ही कर रहे थे वो लोग। तो हम लोग यहीं पे फिर उसको सेलिब्रेट किए। सर, और मैं ये जानना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की पहली मूवी कहीं देवे संदेश से लेके आज की रिसेंटली मूवी मोर छैया भुइयां 2 का सफर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से 65 के आसपास वो पहली फिल्म बनी थी, कहीं देवे संदेश, मनु नायक जी ने बनाया था, और एक उस समय की सोच के साथ में इस फिल्म को बनाना, उस जमाने में बनाना और एक कमाल की फिल्म बनाना बहुत कठिन काम था, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ का ऐसे देखा जाए तो पृथक छत्तीसगढ़ का कोई अस्तित्व नहीं था। तो उस समय आप छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के और एक जातिवाद को लेकर के आपने उस जमाने में एक फिल्म बनाई। उसके बाद फिर एक और फिल्म आई, क्या नाम था उसका, पांडे जी की, प्रेम प्रकाश पांडे जी की, विजय पांडे जी की, सॉरी, विजय पांडे जी की फिल्म थी, उसका नाम था कहीं देवे संदेश, देखो नाम भूल रहा हूँ मैं। उसके बाद सीधा 2000 में फिल्म आई मोर छैया भुइयां। तो देखा जाए तो कायदे से अगर छत्तीसगढ़ी फिल्में बन रही थी तो कंटिन्यू रहना था उसको जी, लेकिन वो एक बहुत लंबा गैप आया, क्योंकि 72 में दूसरी फिल्म बनी, और उसके बाद फिर सीधा 2000 में आप मोर छैया भुइयां बनी। मोर छैया भुइयां जो थी वो सेलुलाइट पे बनी थी, 16 पे बनी थी। फिर वहां से मया दे दे मया ले ले 35 पे आई, फिर झन भूलो माँ बाप ला 35 पे आई। तो टेक्निकली आप अपग्रेड होना शुरू हुए, लेकिन हो क्या रहा था कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में वो दर्शक वर्ग जो होने चाहिए कि सारे छत्तीसगढ़िया लोग फिल्में देखें, वैसा नहीं हो रहा था। तो जितनी कमाई होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही थी, और आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा था। तब जब हमने बैर बनाई फिल्म, तो उस समय HDV फॉर्मेट आया हुआ था, एकदम नया नया। तो वो HD पे शूट करके और उसको जब बनाना शुरू किया डिजिटल पे, तो कॉस्ट आपका जमीन पे आ गया, क्योंकि रॉ स्टॉक का जो कॉस्ट रहता था वो सबसे ज्यादा रहता था। तो इन लोगों ने जो फिल्में बनाई थी वो 60 लाख 70 लाख की उस समय बनाई थी, और जब बाद में फिल्में बननी शुरू हुई तो 20-25 लाख में फिल्में बनने लगी। तो बहुत से लोग, नए लोगों को चांस मिला और बहुत से लोग उसमें आने लगे। सतीश भैया ने भी बोला कि हम HDV पे ही शूट करेंगे, तो मया HDV पे शूट हुई फिल्म। अच्छा, हाँ, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस करी। तो अब आप देखें, हम तो 65 से लेकर के जब आप धीरे 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 बढ़ना शुरू किए, तो अब लोगों एक इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। आज की डेट में आप एक नेशनल अवार्ड भी लेकर के आ जाते हो जी। यहाँ की जो फिल्में चल रही हैं, चाहे हसजन पगली फंस जावे, ले शुरू हो गए मया के कहानी, या सतीश जैन जी की अभी फिर से छैया भुइयां 2, ये फिल्मों का बिजनेस अगर आप इंडिया लेवल पे देखते हो तो हिंदी फिल्मों से कई गुना ज्यादा आप रिटर्न ले रहे हो। तीनों फिल्मों का आप देख लो।
अभी की डेट में जो मल्टीप्लेक्सेस में जो बुक माई शो में अगर आप देखेंगे टिकट कितनी बिकी, तो उसमें सबसे ज्यादा मोर छैया भुइयां की सिर्फ छत्तीसगढ़ में। हिंदी फिल्में जो उनके पैरेलल लगी हुई हैं वो ऑल ओवर इंडिया में 16,000 हैं, तो इसकी 22,000 टिकटें कटी हुई है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो आप कहीं कहीं पहुंच चुके हैं। तो अभी टेक्निकली या बिजनेस वाइज या स्क्रिप्ट वाइज या अवार्ड वाइज आप देखेंगे तो अब हर तरह की फिल्में यहाँ बनने लगे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो नए बच्चे सीख करके आ रहे हैं वो और कुछ बेहतर काम करेंगे। सर जैसे कि मेरा ये मतलब मेरा मन था पूछने का बहुत ज्यादा, आप सामने बैठे तो पूछ ही लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ फिल्म जैसे कि पंजाब में एक मूवी बनी थी चमकीला, और साउथ की एक मूवी है कंतारा। चमकीला मूवी भी एक आर्टिस्ट के ऊपर बनी है जो कि उनके गाने पंजाबी हैं और जो वार्तालाप है वो हिंदी है। कंतारा भी एक संस्कृति के ऊपर बना है। वैसे आपकी बहुत ही अच्छी मूवी हमारे छत्तीसगढ़ को जो रिप्रेजेंट करती है, हमारी कल्चर को जो बताए, जो कि ये बुलंद मेज मूवी, वो जिस तरह का उन लोगों ने विख्यात पाया, आपके नजरिए में आपको क्या लगता है कि बुलंद मेज मूवी छत्तीसगढ़ के अलावा आगे राज्यों में, अन्य राज्यों में कितना विख्यात पाया? देखिए क्या है, कहीं ना कहीं आप अंडररेटेड हो। अभी छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लोग अभी भी जानते नहीं, मतलब अवार्ड मिलने के बाद भी लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं वहां पे इंडस्ट्री है, वहां फिल्में बनती हैं। कुछ फिल्मों के कारण अभी मुंबई में हल्ला है यहाँ की इंडस्ट्री का, चाहे वो सतीश जैन जी की फिल्म हो या भूलन हो। लेकिन अभी भी अन्य राज्यों में ये खबर नहीं है कि हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं, अच्छी फिल्में बनती हैं, और राष्ट्रीय स्तर की फिल्में बना करके भी क्या हम उसको, जैसे आप अगर आप ओटीटी को देखें, आज ओटीटी में हमने बहुत ट्राई किया कि भूलन ले लें, लेकिन उन्होंने वो छत्तीसगढ़ी फिल्में हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्या इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता कि भाई आप नेशनल अवार्ड मूवीज का एक अलग सेक्शन बनाइए और वहां पे जो लोग देखना चाह रहे हैं वहां पे डालिए? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से भी मतलब इस तरीके के कोई प्रयास नहीं हुए कि भाई ओटीटी वालों को बुलाइए, यहाँ पे आप बुलाइए, बैठालिए, दिखाइए, सुनाइए, जैसे एमओयूज होते हैं दूसरों के साथ में, उस तरीके से कुछ चीजें यहाँ पे भी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं एक आपके अपने घर में अगर आपको वैसी कहना चाहिए तवज्जो नहीं मिलती, तो दूसरे राज्य आपको वैसे तवज्जो नहीं देंगे। जी, यहाँ पे भी परसेप्शन ऐसा बना हुआ है छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेकर के कि सिनेमा ऐसा ही है, ऐसा ही बनता है, सामान्य है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। और ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी सिनेमा देखा नहीं। जी जी। दुख की बात यह है कि वो फिल्म देखते नहीं है, लेकिन उस फिल्म के बारे में कमेंट जरूर करते हैं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा ऐसे ही रहता है। अरे आप आइए भाई, देखिए। तो ये मिथ को तोड़ा है बुलंद मेज ने कि जिस समय मल्टीप्लेक्सेस में फुल रहती थी फिल्में, मैक्सिमम जगह आप जाएंगे तो फुल रहेगी, ऐसे ऐसे लोगों ने देखा जो कभी छत्तीसगढ़ी सिनेमा नहीं देखे। या मोर छैया भुइयां देखा था उन्होंने 2000 में, और उसके बाद अब वो देखे भूलन। तो इतना लंबा गैप, बोले भाई उसके बाद हम अब खाली यही फिल्म देख रहे हैं। या ऐसे लोग जो हिंदी के दर्शक हैं वो जुड़े इससे, लेकिन जो हमारे परंपरागत दर्शक हैं, जो सिंगल सिनेमा के दर्शक हैं, वो उतनी तादाद में नहीं आए, जिसके कारण उसका बिजनेस वैसा नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। क्योंकि लोगों को लगता था भूलन, दिमेज, मतलब ये कुछ तो भी आर्टिस्टिक मूवी होगी, कुछ ऐसा अलग सी मूवी होगी, और वैसे भी अवॉर्डेड मूवीज जो रहती है वो समझ में आती नहीं है, लोगों को ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये आउट टू आउट कमर्शियल मूवी थी और एक मैसेज के साथ में थी, पूरा ह्यूमर है उसमें फिल्म में। बाद में लोगों को जब जैसे जैसे समझ में आना शुरू किया, तो यूट्यूब पे जब आई फिल्म तो 9 दिन में आप 1 मिलियन लोग देख लिए जी। तो ये उससे नुकसान ये होता है कि जो आप सिंगल थिएटर के जो हमारे दर्शक हैं, उनके हिसाब से आपको नाम रखना पड़ता है फिल्म का जो उनको अट्रैक्ट करे। भूलन से शायद वो अट्रैक्ट नहीं हुए, उनको लगा पता नहीं क्या चीज है, मालूम नहीं। अब जब यहाँ के अलावा हमने अन्य राज्यों में भी फिल्म लगाई थी, चाहे महाराष्ट्र में लगी थी, कश्मीर में लगी थी फिल्म, आपका नागपुर में लगी थी, भोपाल में लगी थी, हैदराबाद में लगी थी, ऐसे बाहर बाहर भी लगी फिल्म, लेकिन प्रमोशन वाइज आप वीक पड़ जाते हो। कांतारा का अगर आप देखेंगे तो प्रमोशन जो है वो पूरा
वर्ल्ड वाइड हुआ था उसका प्रमोशन। तो आप उस लेवल पे प्रमोट अगर कर पाए तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा भी वैसे ही चल पाएगा जैसे ये सिनेमा चल रहा है। तो ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्शन है फिल्मों का वो कॉर्पोरेट्स के हाथ में आज की डेट में, तो वो जिस फिल्म को चाहते हैं उसको लगाते हैं, जिस फिल्म को नहीं चाहते उसको किनारे कर देते हैं। तो एक लॉबी चली हुई है। और आजकल के युवाओं जो हैं, जो बहुत सारे यूट्यूब में शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, अपने कला को दिखा रहे हैं, छोटे छोटे डायरेक्टर हैं, कई आर्टिस्ट हैं, उनको हॉलीवुड में आने का मतलब कि अपना एक लक्ष्य रखे हुए हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है। देखिए क्या है, अगर यहाँ पे कुछ, मैं एक चीज तो मैं शुरू से हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि सीख करके बनाइए। अगर आप सीख के बनाएंगे तो बेहतर चीज बनेगी। अगर आप सीख नहीं सकते किसी इंस्टीट्यूट में जा करके, तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। कैसे लाइटिंग करना, कैसे कैमरे लगाना, कैसे सेट्स लगाना, कैसे एक्टिंग करना, कैसे एक्टिंग करवाना, ये सारी चीजें, डायरेक्शन कैसे, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजों को आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आपका आउटपुट वीक रहेगा। तो पढ़ करके आइए, सीख करके काम करिए तो बहुत अच्छा काम होगा। शॉर्ट फिल्म जो है उसमें सिर्फ लेंथ का डिफरेंस होता है, अदरवाइज एक फिल्म ही है वो। तो वो सारे एस्पेक्ट्स जो एक पूरे फिल्म में होते हैं वो सारे एस्पेक्ट्स शॉर्ट फिल्म में होते हैं। सिर्फ लागत छोटी रहेगी, ड्यूरेशन छोटा रहेगा, लेकिन बात आपको वही सारी करना है जो एक कंप्लीट एक मूवी में होती है। तो उसको उसी तरीके से सोच के बनाइए, वैसे ही बनाइए। दूसरा एक और अच्छी चीज है कि जो यूट्यूबर्स हैं आज की डेट में, वो कुछ लोग तो अद्भुत काम कर रहे हैं। खास तौर पे मैं ऐसे बोलूंगा, एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो आज की डेट में यूट्यूबर्स चल रहे हैं थिएटर्स में, क्योंकि उनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं अभी। तो लोग देखना चाहते हैं कि मेरा जो, मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ, ये बंदा थिएटर में कैसा दिखता है, बड़े पर्दे पे कैसा लगे। अमलेश नागेश आज की डेट में सुपर डुपर हिट आर्टिस्ट है वो। तो बहुत से ऐसे नए लोग भी आए हुए हैं, किशन करके लड़का है कोई, एक मानिकपुरी है, आनंद मानिकपुरी। ये सारे लोग अब धीरे 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 पर्दे पे, बड़े पर्दे पे आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप हर बार जाकर के ऑडिशन की बात करते हैं, आपने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई नहीं है। ये हीरो पहले बन चुके हैं, उसके बाद ये आ रहे हैं, इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, और उसके बाद ये जब पर्दे पे आते हैं तो इनको और कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है। और जो अभी हीरो बनने आ रहे हैं नए लड़के, ये वो उनके खुद के फॉलोअर्स नहीं है, तो आपको प्रमोट करना पड़ता है उस बच्चे को कि यार ये हमारा हीरो है। मतलब कहीं ना कहीं वो कहना चाहिए भरोसे पे रहते हैं, तो उनके हिट होने के चांसेस कम रहेंगे बनस्पत इसके कि जो आप ऑलरेडी हिट है उस बंदे को आप ले लो। तो ये शॉर्ट फिल्म्स में और जो रील्स बना रहे हैं लोग, ये सब में बहुत अभी आगे बढ़ रहे हैं लोग। तो अच्छी चीज है वो मेरे ख्याल। जो छत्तीसगढ़ी बोली है उसको बाहर के लोग नहीं समझ पाते। अगर वो यूट्यूब में भी देखना चाहें तो बोली को शायद तक वो नहीं समझ पाते। तो क्या हिंदी डब्ड का भी एक प्रॉब्लम आप समझते हैं? नहीं नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ी इतनी कठिन है ही नहीं कि आपको समझ में ना आए। बुलन जैसी फिल्म जब हमने कलकत्ता में दिखाई थी एक फिल्म फेस्टिवल में, नेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और बेंगोलीज बैठे हुए थे वहां सारे जी, और क्लोजिंग इवेंट था वो आपका। हाँ, और वो प्रॉपर, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर उनका रिस्पांस नहीं आ रहा था। प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रही थी पब्लिक, जहां पे ताली बजनी चाहिए वहां ताली, जहां सीटी बजनी चाहिए थी वहां सीटी बजाए लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप छत्तीसगढ़ी फिल्म और बंगाली लोग देख रहे हैं वहां पे और उनको समझ में आ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में कोई ऐसी जगह होगी जहां लोग नहीं समझ पाए। बहुत कठिन हम रखते भी नहीं है ना, बहुत सामान्य है। हाँ, बुलंद दहलीज मूवी के अलावा और कोई मूवी जो हमारे और आगे जा सकती थी लेकिन वो डब्ड नहीं हो पाई करके रुक गई हो, आपको ऐसा लगता है? नहीं, डबिंग के कारण मुझे नहीं लगता। डबिंग कोई इशू ही नहीं है उसमें। भाषा बहुत बहुत मायने नहीं रखती है। अगर आपकी चीज अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो भाषा मायने नहीं रखती। बहुत सारी चीजें तो आप ऐसे ही देख के समझ जाते हो। सैराट आई थी तो मराठी में लोगों ने देख लिया उसको जी, तो उसकी तो डबिंग नहीं हुई थी, तो मराठी में ही देखा, सबटाइटल्स रहते हैं उसमें, तो आप सबटाइटल डालिए, जिनको देखना है वो उस तरीके से देख सकते हैं। साउथ की लैंग्वेजेस के साथ में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो समझ में नहीं आती, एकदम ऑफ ट्रैक लैंग्वेज है, इसलिए उनको जरूरत पड़ती है डबिंग की। छत्तीसगढ़ी फिल्मों की डबिंग करके मुझे नहीं लगता कोई मतलब होगा, कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि
पहले भी प्रयास किया जा चुका है इसको लेकर के। यहाँ की फिल्में भोजपुरी में भी डब हुई हैं, वहाँ पे भी चली हैं, लेकिन वैसा आउटपुट नहीं आता है जैसा आना चाहिए। और जैसे कि हमारी जो छत्तीसगढ़ फिल्म कभी बनती है, मतलब जब प्रोजेक्ट चालू होता है तो कितना, मतलब हम लोग को एक फिल्म बनाने में कितना मेहनत करना पड़ता है यहाँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा अवेयरनेस कम है, थोड़ा जनता लोग को, मतलब कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, बल्कि मैं तो बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो ज्यादा जागरूक है। अच्छा, बहुत जागरूक है, और आप जहां पर भी जाइए आपको प्रॉपर सपोर्ट करती है यहाँ की। गांव-गांव में जब आप शूट करने जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग सपोर्टिव रहते हैं, कहीं कोई न्यूसेंस नहीं, कुछ नहीं, बहुत मजे से लोग, आप हमारा घर में कर लो आप। ठीक, हाँ, तो ये जो चीजें हैं ये बाहर नहीं मिलेगी आपको जी। बाहर कमर्शियल हो चुके हैं लोग, छोटी छोटी चीजों के लिए पैसा मांगना, ये करना, परेशान करना, दारू पी के बदमाशी करना, ये सब यहाँ नहीं है, अभी नहीं करता कोई। अब जिस जगह चले जाओ, जिस घर में चले जाओ, हम बुलंद जहाँ शूट किए वो पूरा गांव हमारा हो गया था जी, हमको लगने लगा हम इसी गांव के हैं, इतने प्यारे लोग। महुआ भाटा। तो ऐसा नहीं है। आप जहाँ पर, अभी हम गए थे यहाँ सुकवा शूट करने, अभी जो नेक्स्ट मूवी आने की हमारी, तो वो हम गए थे कुर्री गांव में, भानु प्रतापपुर के पास। वो कुर्री गांव भी हमारा ऐसा हो गया था कि हमारे गांव, जिसके घर में घुस जाए, भैया आज आपके यहाँ शूट करेंगे, हाँ भैया कर लीजिए। तो ये अपने यहाँ की एक भोलापन है, यहाँ के, हमारे यहाँ के लोग हैं जो सपोर्टिव लोग हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। तो ऐसा कभी नहीं लगा मेरे को कि यहाँ के लोगों का सपोर्ट नहीं मिला या वो लोगों को अक्ल कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत समझदार लोग। तो सर, जैसे कि अभी आप आने वाली जनरेशन, आने वाली ये फिल्म आगे के 10 साल बॉलीवुड को आप कहाँ देखते हैं, कि कहाँ तक, मतलब कि ये क्या राज्य तक सीमित रहेगा कि अब टक्कर देने वाला बॉलीवुड को भी? नहीं, देखिए, बॉलीवुड को तो यहाँ बैठे बैठे टक्कर दे रहा है, तो उससे तो कोई बहुत ज्यादा, बॉलीवुड वैसे भी अभी आज की डेट में मैं नहीं मानता कि बॉलीवुड कोई खास बात रह गई है वहाँ, बल्कि आप अगर देखें तो साउथ की इंडस्ट्री उससे ज्यादा ऊपर आ चुकी है जी। तो कंटेंट वाइज अगर आप देखें तो रीजनल कंटेंट ही चलने वाला है आगे चल के। और अब वो जो बाहर की आप कॉपी करके बनाते थे कि चाइनीज मूवीज को कॉपी कर रहे हैं, जापानीज को कॉपी कर रहे हैं, वो करके आप यहाँ पे कुछ हीरोइज्म वाली जो मूवीज होती थी वो खत्म हो रही है, अब उनका समय खत्म हो रहा है। अब वो जो सार्थक सिनेमा जिसको आप बोलते हैं, वो सिनेमा जो है वो ज्यादा पसंद किया जा रहा है, रीजनल कंटेंट ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ओरिजिनलिटी को थोड़ा सा वेटेज मिल रहा है। तो ये सारी चीजों की कमी आज भी है बॉलीवुड में। तो बॉलीवुड से तो मैं बोलूंगा कि बॉलीवुड से कंपेयर ना ही करें अपन, अपने को करना ही है तो हम साउथ से कंपेयर करें कि भाई हम साउथ के लेवल पे कब पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो भी रीजनल इंडस्ट्री है, हमारी भी रीजनल इंडस्ट्री है। तो उम्मीद है कि यहाँ से बहुत से बच्चे अभी जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ अच्छा पढ़ने के बाद में और आपको लगता है कि हाँ आपके प्रदेश के लिए आपको कुछ करना चाहिए और आप वापस लौट के आके यहाँ काम करते हैं, तब ऐसी चीजें बाहर निकल के आती। क्योंकि आप जाएंगे FTI में आपने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद में आप वहीं मुंबई में घुस गए, वहीं पे काम करने लग गए, म्यूजिक आप कर रहे हैं, तो म्यूजिक करने के बाद आप वापस आइए, तब यहाँ की चीजें जो है वो बढ़ेंगे नहीं। तो जो ब्रेन ड्रेन बोलते हैं हम, यहाँ की चीजें बाहर जा रही हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ के लोग यहाँ रुकें, पढ़ें बाहर, वापस आए और यहाँ आकर के अच्छे से अच्छा काम करें। मैं बोला भाई आप हिंदी भी फिल्म बनाना है, आप यहाँ से बनाइए ना, किस चीज की कमी है? आते हैं ना आर्टिस्ट, वहां से आते हैं, करते हैं काम, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी, अब जो क्वेश्चन है मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर, क्योंकि वो फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है, बुलंद अमीज मूवी का। थैंक यू। तो इसमें जो टाइटल सॉन्ग है वो कैलाश खेर ने गाया है, कैलाश खेर सर ने। तो उनको गाना गवाने में आपको कितना प्रॉब्लम हुआ, या फिर कितना आप उनको, मतलब हॉलीवुड में लाने के लिए आपको कितनी मेहनत लगी? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे तकलीफ होती नहीं है। मैं जिस समय लिखा था वो गाना, तो मेरे दिमाग में मैं कैलाश जी को सोच करके ही लिखा था कि उनसे गवाना है गाना। और जब हम मुंबई गए तो उनके मोंटी शर्मा जी मेरी फिल्म में बैकग्राउंड्स कर रहे थे, वो वहाँ की काफ़ी मानी हुई हस्ती है, सावरिया वगैरह जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन किया है, वो उनसे मैंने बताया कि भाई कैलाश जी से गवाना है, तो बोले हाँ ठीक है कर लेंगे अपन। मैं फिर उनके मैनेजर से बात किया, मिस्टर जयराज करके हैं, उनसे बात हुई, फिर रेट वेट फाइनल हुआ उनके साथ में, और फिर वो उन्होंने बोला हमारे स्टूडियो आ जाइए, वहीं पे करेंगे। तो मैं, मोंटी जी,
और यहाँ से प्रबोध गए हुए थे, हमारे रिकॉर्डिस्ट थे वो, तुलेंद्र जो मेरे असिस्टेंट हैं। तो ऐसे 4-5 लोग हम लोग गए वहाँ। एक बार मैं उनको सुनाया गाना ऐसा ऐसा है, वो खुश हो गए गाना सुन करके, बोले अरे यार बहुत बढ़िया है। फिर वो तुरंत, वो तो मतलब मुश्किल से आधे घंटे में रिकॉर्डिंग हो गई थी। तो और वो इतना एंजॉय करके गा गा करके कूद कूद के गाए हैं उस गाने को, बुलंद कांदा, कि हम लोग को मजा आ रहा था अंदर बैठ करके। मतलब बहुत सरल आदमी है, बहुत ही अच्छे से गाया उन्होंने, और बहुत मजा, कहीं कोई तकलीफ वाली कोई बात नहीं रही। तो कैलाश जी बढ़िया आदमी। और ये बुलंद अमेज मूवी जो कि एक उपन्यास के ऊपर बना है, बुलंद कांदा, हाँ, है ना, जो कि संजीव बख्शी जी ने लिखा हुआ है। तो उनका साथ आपका क्या संबंध है? बख्शी जी जो हैं खैरागढ़ के बेसिकली वो हैं, और मेरी वाइफ जो है उनकी एक भांजी है, वो दोनों बड़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो उस नाते, वो भांजी होने के नाते वो भी मामा बोलती है और मैं भी उनको मामा बोलता हूँ। अच्छा। और ये लिखते रहे हैं काफी पहले से। इन्होंने मेरी एक फिल्म देखी थी, महू दीवाना तहूँ दीवानी। तो उसके बाद वो मुझे कहानी सुनाया उन्होंने कि मैं अभी एक उपन्यास लिख रहा हूँ जिसका नाम है बुलंद कांदा। बोले ये क्या है भाई? तो बोले वो ऐसा पौधा होता है जिस पर पैर बढ़ जाए तो आप रास्ता भटक जाता है। तो मैं बोला ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो क्या कहानी कैसी क्या है? तो 2 लाइन में उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी। मैं बोला ठीक है, जब भी आपका ये हो जाए तो मुझे दीजिएगा, मैं सोच रहा हूँ इस पर फिल्म बनाऊं। तो बोले ठीक है। फिर उनकी कहानी जो है बया करके एक उपन्यास, एक पत्रिका आती है, उसमें छपी थी। बया के बाद में फिर वो उपन्यास बन के आई। तो उसको पढ़ा मैं, तो गजब की स्टोरी लगी, और गजब का उनका ऑब्जर्वेशन। मतलब जो आदिवासियों को लेकर के या गांव के लोगों को लेकर के जो उनका ऑब्जर्वेशन है वो बहुत कमाल है। फिल्म में बहुत सी चीजें अलग हैं जो इससे हट करके हैं, कहना चाहिए आपके उपन्यास से हटके हैं। बहुत सी नई चीजें डली हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको अक्षरशः मैंने रखा हुआ है। उन्होंने जैसा लिखा है वैसा डायलॉग मैंने रखा है, पूरा का पूरा। अच्छा। गांव के समय का है, बीड़ी पीने की बातें हैं, ये वो सब, वो बहुत सारी चीजें एज इट इज हैं। तो मैं कई लोगों को ये भी बोलता हूँ कि आप इसका करने के पहले आप एक बार ये कर लीजिए, उपन्यास जरूर पढ़िए। आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि उपन्यास से फिल्म बनाना कितना कठिन होता है, कि उसकी आत्मा भी बनी रहे, फिल्म उपन्यास न लगे। जी। और मैंने ये भी आपके इंस्टाग्राम में ही एक न्यूज कटिंग देखा था कि आपको 2.5 साल लग गए थे स्क्रिप्ट लिखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2.5 साल क्यों? हाँ, मैं बताया ना आपको, उपन्यास से फिल्म बनाना, उसकी आत्मा को जिंदा रखना। जब आप उपन्यास पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ ये तो जो चीज है ये है, और जब आप फिल्म देखें तो भी आपको लगे कि हाँ उपन्यास से कहीं कुछ अलग कुछ नहीं है, लेकिन अलग है। होता क्या है, उपन्यास जब आप लिखते हैं या आप जब कहानी लिखते हैं तो एक लाइन में, एक डिस्क्रिप्शन में हम समझ जाते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हर आदमी जब उपन्यास पढ़ता है तो अपने हिसाब से उसको विजुअलाइज करता रहता है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे कि एक आदमी बहुत बदमाश था, उन्होंने लिख दिया कि ये चरण सिंह जो है ये बहुत बड़ा बदमाश है, ये चोर है, और वो छोड़ दिया उन्होंने। अब आपके दिमाग में उसके प्रति एक इमेज बन गई आपकी कि चरण सिंह चोर है। जब आप इसको फिल्म में दिखाएंगे तो आप ये बोल नहीं सकते कि चरण सिंह चोर है, आपको दिखाना पड़ेगा उसको चोरी करते हुए। उसके लिए आपको सीन डेवलप करना पड़ेगा। तो जब आप सीन डेवलप करते हैं तो वहां पे जाकर के आपको लगता है कि अब क्या सीन बनाऊं मैं। उसको चोर दिखाना है मेरे को, इसको बदमाश दिखाना है, इसको सीधा दिखाना है, इसको भोला दिखाना है, तो आपको उस दिखाने के लिए एक सीन डेवलप करना पड़ता है। तो आप सिर्फ बोल करके काम नहीं चला सकते फिल्म में। अरे बहुत बदमाश है, तो बदमाश है तो उसको बदमाशी करते दिखाना पड़ेगा। पब्लिक वहां पे नहीं विजुअलाइज करने वाली, क्योंकि विजुअल्स आप दिखा रहे हो जी, आप विजुअल दिखा रहे हो, तो जो आप दिखा रहे हो वही देखेगा आदमी, वहां पे वो अपना दिमाग नहीं चलाएगा। उपन्यास पढ़ते समय आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर आप 5 आदमी हो, 5 लोग उपन्यास पढ़ रहे हो, तो आप अपने हिसाब से विजुअलाइज करोगे फिल्म को, अपने हिसाब से सोचने लगोगे कि हाँ एक बस आकर के रुकी, आपको दिखेगा पीली बस, उसको दिखेगी लाल बस, किसी को दिखेगी मिनी बस, किसी को दिखेगी बड़ी बस।
तो आप अपने हिसाब से सोचोगे। 20 लोग उतर रहे हैं तो उसमें आप ये भी देखोगे कि कौन कॉस्ट्यूम में उतर रहा है, कौन यूनिफॉर्म में उतर रहा है, कोई ऐसे ही उतर रहा है, कोई ड्राइवर है तो कैसा है, वो सारी चीजें आप विजुअलाइज करते हो। तो जिस समय आप लिखने बैठते हो तो उस समय आपको वो चीज जैसा आपने विजुअलाइज किया वैसा आप लिखते हो और वैसा पब्लिक को दिखाते हो। तो उस चीज को तैयार करने के लिए समय बहुत लगता है। तो उपन्यास से जब आप स्क्रिप्ट करते हो तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। आत्मा नहीं खत्म होनी चाहिए उपन्यास की कहीं से भी, मतलब इतना भी ना भटक जाओ आप फिल्मीकरण में कि उपन्यास मर जाए। तो उस चक्कर में कई बार हमने मतलब कैसे कहानी को कहा जाए, कैसे बताया जाए कि वो इंटरेस्टिंग हो, उसको लेकर के बहुत सारी बातें जो है वो करनी पड़ती हैं आपको, उसमें समय लगता है। कितने साल लगे फिल्म बनाने में आपको? ये फिल्म को तो जिया यार हमने कम से कम 10 साल समझ लो आप, इसलिए कि 2012 मेरी लास्ट मूवी आई थी दूल्हा फाड़ू, और 12 के बाद से मैंने फिर 16 में मैंने नवंबर में शूट किया फिल्म। 17 के बाद से हमने उसको फेस्टिवल्स में भेजना शुरू किया। बहुत ट्राई किया कि मुंबई से ये फिल्म रिलीज हो जाए लेकिन नहीं हुआ। 2019 में हमने इसको नेशनल अवार्ड के लिए भेजा और उसके बाद कोरोना लग गया, तो 2021 में वो अवार्ड हमको मिला और 22 में हमने वो फिल्म लगाई। तो आप समझ लीजिए 2012 से लेकर के 22 तक कंटिन्यू आप एक ही फिल्म के साथ में लगे हुए हैं। तो वो काफी लंबा समय लगा लेकिन मजा आया। सर बीच में नोटबंदी आ गया था। नोटबंदी 8 नवंबर 2016 जी जी जी, उस दिन डिक्लेयर हुई थी, वो मेरा जन्मदिन भी है इसलिए मेरे को याद है। तो सर जब शूटिंग के दौरान नोटबंदी आया था तब आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? क्योंकि बहुत दिक्कत हुआ होगा, सब हड़बड़ा गए होंगे। नहीं देखिए क्या होता है, बड़ा अच्छा इंसिडेंस बताता हूँ आपको कि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, ये मानता हूं मैं हमेशा। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन हम जाने वाले थे तो हम बैंक गए और जा करके वहां से कुछ विड्रॉ करना था मुझे पैसा। मैं बोला बाकी इसको तो सबको हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, वहां कुछ कैश भी लगेगा हमारे को। तो हमने बोला 5 लाख रुपए हम जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो उससे मैंने बोला भाई बड़े नोट दे देना। वो बोला साहब ऐसा है कि आप इस ब्रांच से नहीं हैं, आपका ब्रांच कहीं और है, तो आपको मैं नहीं दे पाऊंगा, बड़े नोट नहीं दे पाऊंगा, छोटे नोट ही दूंगा। तो उससे मेरे हॉट टॉक्स भी हुए थोड़े कि यार ये क्या बात होती है, मुझे लेकर के कहीं बाहर जाना है, मैं 100 की गड्डी कहाँ लेकर के घूमूंगा। तो बोले साहब नहीं दे सकते। और उस दिन मजे की बात ये थी कि वहां ना मैनेजर था उस दिन जो परिचित था मेरा। तो मैं मतलब लड़ते झगड़ते में उसने सिर्फ मुझे शायद 2 लाख या 2 लाख रुपए उसने दिया मुझे 500 के नोट के हिसाब से, और बाकी 3 लाख की वो 100 का बंडल पकड़ा दिया था। बोले चलो ठीक है, आ गए हम। अब जब काम शुरू हुआ तीसरे दिन नोटबंदी हो गई। तो वो शुरुआत में ही बहुत से लोगों को एडवांसेस जा चुके थे और कुछ समय तक के लिए पेट्रोल और डीजल आप 500 के नोट से ले सकते थे। तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट हो गया। अब आप देखिए कि अगर वो बंदा मेरे को 5-5 पूरे 500 के दे देता उस दिन तो मैं फंस गया था। तो वो 100 रुपए के नोट मेरे काम आ गए पूरे के पूरे। तो वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो है वो बोला ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो सारी चीजें थोड़ी ऐसा लगा मुझे प्लान था ये कि भाई तू ये लेकर के जा, ये छोड़ दे, ये इतने में तेरा काम हो जाएगा। लेकिन बाकी और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हमारे को, क्योंकि सारा कुछ हम तो फाइनेंस करा करके हमने फिल्म बनाई थी। तो कोई ऐसा था नहीं कि आप ब्लैक मनी से पिक्चर बना रहे हो तो आपको ये पैसा कहाँ दिखाओगे, क्या करोगे, वो लफड़ा ही नहीं था। तो सारा कुछ तो चेक से पेमेंट हुआ। उसमें जो कैश का था वो छोटा ही मोटा रहता है, कहीं कहीं कोई चीज आपको लगती है तुरंत में, तो गाड़ी बुक करना है, वो बोलेगा साहब एडवांस दीजिए, कैश ही दीजिए, तो वाउचर कटवाओ, कैश पकड़ाओ, उतना ही था। तो बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कत नहीं आई नोटबंदी से। ये बहुत ही छोटे गांव बस्तर जिले के गरियाबंद में बना हुआ है। गरियाबंद से शायद तक 50-30 किलोमीटर दूर। 30 किलोमीटर अंदर, बस्तर नहीं, ये गरियाबंद। हाँ गरियाबंद में, गरियाबंद से 30 किलोमीटर दूर महुआ भाटा में बना हुआ है। तो वहां कोई परेशानी झेलनी पड़ी? गांव एक तो जंगल था, जंगल के बीच में शूटिंग थी। ऐसे देखा जाए तो हम लोग जहाँ रुके हुए थे वहाँ 3 जगह रुके थे एक्चुअली। एक तो गांव के अंदर रुके थे, एक वहां से 5 किलोमीटर दूर एक
क्या बोलते हैं उनका, एग्रीटेक करके एक कंपनी थी, उनका एक बड़ा सा ऐसा शेड जैसा था, वहां पे हमारी टीम रुकी हुई थी। हम लोग वहां से, एक निरीक्षण कुटीर था इसका फॉरेस्ट का, हम वहां से 5 किलोमीटर दूर रुके हुए, तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा था जरूर। खाना हमारा एक जगह बनता था, लेकिन जहाँ रुके थे ये लोग वो थोड़ा सा जंगल इलाका था एकदम, और सांप वाप बहुत थे वहां पे। तो जिस समय हम बुक करने भी गए थे मतलब उसको, तो काफी हाइट था उसकी, करीब मेरे ख्याल में 30 फीट के ऊपर शेड लगा हुआ था, और ठंड का समय था तो ऐसा भी गर्मी अर्मी वाला चक्कर था नहीं, तो नीचे सब पलंगे डली हुई थी, सब कुछ ये होता। लेकिन ना वहां ऊपर जो पाइप्स थे, वो पाइप में सांप की केंचुली दिखती थी फंसी हुई। तो मैं कई बार सोचा इतना ऊपर कहाँ से सांप जाता होगा और वहां कहाँ फंसा होगा, पुराना कुछ होगा, हिसाब किताब छोड़ो। एक दिन मैं बाहर में खाना खाने के लिए हम लोग लौट करके आए, सब रात को 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे की बात है। हल्ला हो गया अंदर, सांप सांप सांप, मतलब यहाँ कहाँ सांप, अभी अंदर घुसे तो देखे ऊपर एक लंबा सांप लटक रहा है। अब सारे लोग जितने थे वो सब एक तरफ इकट्ठे हो गए, तो वहां पे एक इनका ही एग्रीकल्चर वालों का ही प्लास्टिक का बड़ा पाइप जो रहता है, जो लगाते नहीं है लोग, वो पाइप से हम ठोक करके उसको गिराए नीचे। तो रसल वाइपर था वो, तो उसको बोरे में डाल करके फेंक के आया। तो ये सब ऐसा छोटा मोटा चीजें होती थी, कोई ऐसा बहुत वहां पे गांव में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं। चीता वीता वो आ जाता था, बोलते थे तेंदुआ, रात को तेंदुआ आ जाता था। तेंदुआ आया है वहां पे, हम लोग शूट करने के बाद में, ऐसा दूसरे दिन बताते थे गांव वाले, हमको नहीं पता चला। लेकिन बिल्कुल गांव से लगा हुआ महुआ भाटा है, उससे बाद बोयर गांव है, और वहीं से एक पहाड़ी है पीछे, वो पहाड़ी में भालू और तेंदुआ वगैरह काफी हैं, जंगल इलाका था पूरा। जी जी। तो बताते थे दूसरे दिन आया भैया वो बछड़ा लेके चला गया, ऐसा वाला। कुछ बॉलीवुड के भी एक्ट्रेस इसमें काम किए, एक्टर्स और हाँ, एक्टर, तो उनको डर नहीं लगा? वो बोले कि नहीं भाई अब हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं, सांप है, तेंदुआ है? नहीं, वहां से एक उस समय अनिमा आई हुई थी यहाँ पे, अनिमा ने वहां शूट किया था। बॉलीवुड के जो बाकी जो एक्टर्स थे, मुकेश तिवारी जी और राजन गुप्ता जी, वो रायपुर में था उनका शूट, तो वो लोग वहां नहीं गए थे। तो वो नहीं, ऐसा डरने का कुछ था नहीं, क्योंकि पूरी टीम के साथ रहते थे लोग। और इनको हमने ठहराया था गरियाबंद में, तो ये रात को वहां शूट करके ये अपना गाड़ी में चले जाते थे गरियाबंद, 30 किलोमीटर, वहां रोज आना जाना था उनका। तो ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। और उनको सीजी बोली बोलवाना, छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं, एक अच्छी बात ये थी अनिमा की कि वो सीख ले रही थी। मतलब मैं भूल जाता था कि ये छत्तीसगढ़िया नहीं है, क्योंकि जिस समय वो डायलॉग बोलती थी तो एकदम परफेक्ट बोलती थी, फिर वो बाद में अचानक से गुस्सा होती थी कि मेरे को कोई बताता नहीं है कि कैसे छत्तीसगढ़ी बोलना है। मैं बोला मैं भूल ही जाता हूँ कि तू छत्तीसगढ़िया नहीं है, इतना अच्छा छत्तीसगढ़ी बोल रही थी वो। तो वो कभी जो हमारे जो ड्रेस वाला है मुराद था, अभी एक्सपायर हो गया वो, या कभी मेरा असिस्टेंट है तुलेन, ऐसे वो पकड़ लेती थी किसी किसी को, और इसको कैसे बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे, वो बराबर मतलब मेहनत करी लड़की ने बहुत, और बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ी बोली। फिर बाद में बोली कि मैं डबिंग पे मैं खुद ही करूंगा। मैं बोला मैं तुमसे ही करवाऊंगा, क्योंकि अवार्ड के लिए भेजना है, तो ऐसे दूसरे की डबिंग आप नहीं कर सकते। तो अच्छे से करके गई वो, बहुत आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। इसमें गाना नदा जा रे, नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, तो वो बहुत डीपली मीनिंग है, बिल्कुल, है ना? तो वो गाने के लिरिक्स और उसका सिंगर तो मैं ही हूँ उसका। अच्छा। लिरिक्स जो है वो मीर अली मीर जी का है, और मीर साहब से ये काफी उनकी पुरानी रचना है, ये काफी सालों से चल रही थी यहाँ पे। मैं एक राज्योत्सव में सुना था उनको, तो मैं सुनने के बाद मेरे को लगा कि ये अद्भुत रचना है ये, लेकिन उस समय सोचा नहीं था कि इसको फिल्म में लेना। बाद में उनसे कुछ दूसरे गीत हम लिखवाने के लिए यहाँ पे बुलवाए थे उनको कि आप आइए और बैठ करके कुछ करें। उसमें एक गाना और है उनका लिखा हुआ, अमावस की देहरी मत दिया का संजोर, वो गीत भी उनका लिखा हुआ है। तो वो है कमाल के राइटर, और जिन चीजों का वर्णन उसमें है, नंदा जाही कारे, खत्म हो जाएगा क्या, हमारे यहाँ से सारी चीजें धीरे 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 नंदा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो हमारे यहाँ का कल्चर है, हमारे यहाँ के खान पान वाली चीजें हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब धीरे 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 नदाते बोलते हैं। तो वो स्थिति में आप आ चुके हो, उस चीज को वो, और एक प्रश्न रख रहे हैं, नंदा जाही कारे, खत्म हो जाही कारे, मतलब ये जो चीज है ये प्रश्न है कि क्या हम खत्म कर दे रहे हैं अपनी संस्कृति को। उसको रखना मुझे इसलिए वाजिब लगा कि जब हम संस्कृति और संस्कार की बात कर ही रहे हैं फिल्म में, तो कम से कम ये प्रश्न हम पब्लिक के बीच में डालें कि क्या सही में ये सारी चीजें नंदा रही हैं, सारी चीजें खत्म हो रही हैं।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको रखा था गाने। पहले गांव की संस्कृति का है कि कैसे बैठक हुआ, हाँ। बैठक के बाद सब एक खाने के लिए हम पहुंचे जहां पर लोग सब एक साथ एंजॉय हाँ। करते हैं। वहां पे वो बोलता है ना, हम लोग छट्टी बरी में सब यहीं करते हैं, तो इसी जगह पर वो सारा कुछ उनका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कुछ भी है, मतलब इकट्ठा होना है उनको, जी। तो वो बहाना होता है कि आप छोटी छोटी खुशियां आप ढूंढते हो अपने आसपास। मतलब एक आदमी को अगर आपने सजा दी है तो उस आदमी को आपने बोल दिया कि भैया तो आज सबका खाना तू करेगा, तो उस बहाने लोग पार्टी कर रहे हैं। वो जो आप यहाँ पे आप ढूंढते हो कि भाई आज मैं पास हो गया चलो पार्टी करते हैं, वैसे वहां पे छोटी छोटी खुशियों में ये लोग, या खुशी हो या गम हो, वो सारे लोग इकट्ठा होना, एक साथ बैठना, वो सारा काम वो लोग ये मतलब कल्चर में है उनके। जैसे तब बुलन का अंदर एक पौधा होता है जिसको खुलने पे खुल जाते हैं, मतलब आसपास भटकते रहते हैं। बिल्कुल। उसको आपने न्याय प्रणाली, मतलब न्याय प्रणाली से जोड़ा गया है, तो वो आप कैसे देखते हैं, मतलब क्या आपकी राय उसके ऊपर? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जब आप उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास में पर्टिकुलर उन्होंने न्याय प्रणाली पर नहीं बताया था, लेकिन ये बताया था कि हर आदमी आज भटका हुआ है, कहीं ना कहीं भूल रहा है, कहीं कहीं। मुझे कहानी जो थी वो ऐसी जगह जाती दिखी जो हमारे न्याय प्रणाली पे प्रश्न उठाती है। तब फिर मुझे लगा कि ये लास्ट में ले जा करके मैं इसको न्याय प्रणाली से ही जोड़ता हूँ। और अगर आप बीच में देखें तो हर जगह उनको भूलन दिख रहा है शहर में। वो बोलते हैं गांव से ज्यादा भूलन तो शहर में है। हाँ। तो गांव वालों के हिसाब से शहर के लोग भटके हुए हैं। वो जो सुबह से उठता है एक आदमी काम करने, जो निकलता है तो वो पूरा घूम घाम करके वो रात को वैसे ही वापस आएगा, सुबह से उठेगा फिर वैसे ही चला जाएगा। तो आप एक प्रकार से भूलन में भटके हुए हो। जब हम कोर्ट में दिखाते हैं या ऑफिस में दिखा रहे हैं कि जहां वो फाइल लेने के लिए लड़की घूम रही है, वहां पे क्या हालत है ऑफिसर्स की, सारे लोग वहां गोल गोल घूम रहे हैं। जब कोर्ट पहुंचते तो कोर्ट में लोग घूमते दिखते हैं। तो स्थिति ये है कि हर आदमी जो है वो भटका हुआ है। अगर आप चौक पे खड़े होकर के देख रहे हो तो देख रहे हो गाड़ियां घूम रही हैं वहां, तो उनको लगता है कि हाँ ही भूलन है, ये क्या भूलन खोदे हुए लोग कि यहीं गोल गोल घूम रहे हैं। तो उसको हर जगह से जोड़ते हुए फाइनली हम उसको जुडिशरी पे लेके गए थे। इसमें एक तकिया का नाम दिए थे आपने मनप्रीत सर को, हाओ। हाओ। तो वो तो जब मैं शुरू में देखा मूवी को तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि उसमें हंसी आ रहा था, उसके हर बात में हाओ, हर बात में हाओ। पर जैसी वो न्याय प्रणाली पे गया और जब लास्ट में जब वो उस हाओ को एक गांव के द्वारा भोलापन में जोड़ा गया तो एक मार्मिक था। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि हाँ भी बोलेंगे तो नकारात्मक रूप में भी बोलते हैं, सकारात्मक रूप में भी बोलते हैं। कुछ लोग ना बोलते हैं, कुछ लोग हाँ बोलते हैं। इस बंदे की आदत ही थी, उसको हमने शुरू में एस्टेब्लिश कर दिया था कि ये खाली हाउ बोलता है क्या, तो बोलता है हाउ। अब बोले तू फंसेगा साले एक दिन इसी चक्कर में, हाउ के चक्कर में। तो ये संकेत था कि कहीं ना कहीं तू फंसने वाला है। और वो आखिरी में जाकर के वो हाउ बोल बैठता है और वहां पे उसको बोलते हैं कि इसका हाउ का मतलब हाँ नहीं है, ये उसका तकिया कलाम है। तो वो जोड़ा गया था, उसको गूथा गया था फिल्म में। जी स्क्रिप्ट में गूथे थे उसको, क्योंकि हैबिट है गांव में हाँ तो बोलते ही नहीं कोई, कुछ भी बात है तो हाउ। तो ये जो हाउ है वो उस हाउ को लेकर के हम आगे बढ़े थे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, जितना कई नेशनल अवार्ड पाए हैं कोलकाता में और जगह, इटली में भी पाए हुआ है, बाहर अंतर्राष्ट्रीय भी अवार्ड मिले हुए हैं, राज्य अवार्ड मिले हुए हैं, तो आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है कि बुलंद आवाज़ मूवी को छत्तीसगढ़ के अलावा और अन्य राज्यों में इसे कितनी प्रशंसता मिली लोगों के द्वारा? नहीं, बहुत। अभी देखिए, अगर आप थिएट्रिकल रिलीज की बात करते हैं तो मैं उतनी बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शायद उस समय वैसा प्रमोशन नहीं हो पाया था कि लोग देख सकें। आज की डेट में ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं। ये अमेरिका में भी रिलीज हुई थी फिल्म, वहां पे भी लोगों ने देखा था, और वहां से उन लोगों ने एक एक आदमी ने अपने अपने बाइट्स बना बना करके भेजे थे कि क्या लगा हमको फिल्म देख करके। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि एक छत्तीसगढ़ी सिनेमा यूएस में भी लोग देख रहे हैं। और अभी यूट्यूब में रिलीज होने के बाद वहां से भी वर्ल्ड वाइड तो देख ही रहे हैं। जो दूसरे राज्यों की आप बात कर रहे हैं, वहां से लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं था कि इस तरीके की चीजें भी हैं। वो छत्तीसगढ़ में सिनेमा ऐसा बन रहा है ये भी नहीं मालूम है। तो ये एक बड़ी बात है मेरे ख्याल में। लगता है कि अगर सार्थक सिनेमा यहाँ पर वैसा डेवलप हो और लोगों तक पहुंचे तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, सिर्फ कमर्शियल मूवीज ही नहीं है, कुछ अलग से भी काम चल रहा है। क्योंकि अभी तक के इस तरीके के प्रयोग हुए नहीं थे और लोग हमेशा यही सोचते हैं कि
कमर्शियल एस्पेक्ट होना ही चाहिए हर फिल्म का, नहीं तो आप अगली फिल्म नहीं बना सकते। जी। भैया आपका पैसा नहीं निकलेगा, आप कैसे बनाएंगे फिल्म? तो वो एक जरूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे स्टेट्स में भी उतना ही पसंद किया गया जितना छत्तीसगढ़ में पसंद किया आपने शायद लोन वोन लेके फिल्म बनाया था। देखो, लोन लेना तो यार एक बिजनेस है। अगर आप छोटा सा पान दुकान भी खोलते हो और आपको पैसे की जरूरत है तो आप लोन लेते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन होता है, वो हर जगह होता है। और ये तो अच्छी बात है कि मुझे मिल गया, नहीं तो सिनेमा के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो हमको कहीं ना कहीं जा करके प्राइवेट बैंक से लोन लेना पड़ा। तो मिलता नहीं है, नेशनलाइज बैंक नहीं देती है आपको। इसको बहुत रिस्क फैक्टर मानते हैं कि सिनेमा नहीं चला तो आप कैसे रिटर्न करोगे, उस बात को लेकर के तो थोड़ा प्रॉब्लम। लेकिन वो कोई बड़ी चीज नहीं लगती मुझे कि आप लोन लेकर के सिनेमा कर रहे हो। राज कपूर कितने बार अपना घर गिरवी रख करके फिल्में बनाए जी। हर बार जब नई फिल्म बनाते थे तो अपने फिर घर को गिरवी रखते थे। तो वो कोई इशू नहीं लगता मुझे। जयप्रकाश सर जी, चौकसे जी, हाँ जी, आर्टिकल में उनका छपा था कि ये मूवी ऑस्कर में जानी चाहिए। चौकसे जी का ऐसा था कि जिस समय वो यहाँ पे आए थे, एक बार उनसे मुलाकात हुई मेरी, और उस समय उनसे मिला था। मैं बताया था कि साहब भूलन कांदा पे, क्योंकि भूलन कांदा उन्होंने जब से पढ़ी थी तब से वो हर बार कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखते थे। उनका आर्टिकल में रहता ही था, भास्कर में वो हमेशा लिखते रहे हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा था। फिर मैं ग्वालियर के फिल्म फेस्टिवल से लौट रहा था, लेक सिटी फिल्म फेस्टिवल से, वहाँ अवार्ड लेकर के हम लौट रहे थे। तो रास्ते में मेरी उनसे बात हुई कि आप इंदौर में हैं या मुंबई में हैं? तो बोले कि नहीं, मैं इंदौर में हूँ। तो मैं बोला आपको फिल्म दिखाना है? तो बोले ले आओ घर पे देखते हैं। तो हम भोपाल उतरे, भोपाल से उतर के इंदौर गए, इंदौर जाकर के उनके घर पे उनको फिल्म दिखाई। तो वो ऐसे सोफे में लेट करके मेरे लैपटॉप पे बैठ करके वो फिल्म देखे पूरी, विदाउट इंटरवल, कंटिन्यू लेटे लेटे उन्होंने पूरी फिल्म देखी। और फिल्म देखने के बाद बोले यार बख्शी जी को फोन लगाओ। बख्शी जी को फोन लगाया, बोले क्या फिल्म बनाया लड़के ने? मैं सोच रहा था पता नहीं क्या किए होंगे, कैसे बनाए होंगे, क्या किए होंगे, लेकिन कमाल कर दिया। वो उनको बोले, फिर दूसरे दिन मेरे को बोले मैं इस पे लिखूंगा। नम्र सर जरूर लिखिएगा जैसा भी लगे आपको। और फिर हम ट्रेन में थे, दूसरे दिन के अखबार में छप चुका था वो कि भूलन को ऑस्कर के लिए भेजा जाना चाहिए। तो ऐसा था उनके साथ। और सर ऐसी कोई फिल्म जिसको आपको बनाते हुए बहुत ही चैलेंजिंग फील लगा हो, ऐसी आपकी कोई फिल्म या एल्बम? यार इससे ज्यादा चैलेंजिंग मुझे अभी तक के नहीं लगा था। लेकिन अभी जो हमने फिल्म की हुई है, अभी सुकवा जो किया है, वो भी बड़ा ऑफबीट सब्जेक्ट है। तो उसको करने में भी हमारे हालत खराब हुई है, उसको करने में वो बहुत चैलेंजिंग है। तो खैर वो आएगी जल्दी। एक लोक कथा के ऊपर में है वो फिल्म सुकवा 6 दिसंबर को रिलीज होगी। तो वो भी एक अलग ढंग की मूवी बनी है। मतलब भूलन से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लोक कथा पे है और भूलन एक उपन्यास पे थी। लेकिन किसी के द्वारा बताई गई ऐसी स्टोरी पे फिल्म करना, वो भी अपने आप में कठिन काम है, और उसको कमर्शियलाइज करते हुए किया है। तो वापस से एक कमर्शियल एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक वो चीज जो हम डालते हैं कि एक मैसेज सटल रूप से चलता रहे पीछे में, वो सारी चीजें लेते हुए वो फिल्म है। तो अलग ढंग की मूवी है और उसको करने में बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें भी ग्राफिक वर्क बहुत ज्यादा है। तो उसको सोचना, उसको कर पाना बड़ा, मतलब मूर्त रूप दे पाना बड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पे वैसे टेक्निकल चीजों को लेकर के शूट करना थोड़ी सी कठिन थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक के सबसे डिफिकल्ट मुझे अगर ऐसा देखें तो सुकवा होगी। तो सुकवा कब आ रही है सर? सुकवा 6 दिसंबर। 6 दिसंबर। तो इसको ओटीटी पे लॉन्च करने का है? अब ओटीटी वाले ले लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ी सिनेमा को देखते हैं ये लोग, नेशनल लेवल पे कोई ओटीटी उसको लेता है कि नहीं लेता मुझे मालूम नहीं। अमेजन का ऑफर था भूलन के लिए, लेकिन वो पे पर क्लिक के हिसाब से उन लोगों ने बात की, और फिर वो बोले इंडिया में नहीं रिलीज होगी, बाहर रिलीज होगी। मैं नहीं करना। तो सर ऐसा आपको क्या लगता है कि हम लोग की कोई भी वेब सीरीज या फिर कोई भी मूवी ओटीटी पे नहीं जा पाती? नहीं, छत्तीसगढ़ी अगर होगी तो मुश्किल है। क्यों? उनको पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि ये उनके दिमाग में क्या बसा हुआ है छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेकर के या छत्तीसगढ़ी को लेकर के, कि साउथ की मूवीज आपको देखने को मिल रही हैं वहाँ पे, आप मराठी देख सकते हो वहाँ पे, दूसरी लैंग्वेजेस की हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी के साथ क्या दिक्कत है मालूम नहीं, अभी तक के कुछ आया नहीं है। जबकि बाहर के लोग हमारे यहाँ आके मूवी बनाए हैं।
वो ओटीटी पे रिलीज है, बस्तर पे मूवी बना है। नहीं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, वो तो लोकेशन की बात हो गई। वो भी तो छत्तीसगढ़ में ही मतलब बना, वो लोकेशन की बात हो गई, लेकिन कंटेंट वाइज अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो है वो आपको प्रॉब्लम कर रही है। तो आप जो बोल रहे थे कि अगर आप इसको हिंदी में कर लें, भूलन को अगर मैं हिंदी में डब करके वहां भेज दूं तो बोलेंगे शायद लगा लेते हैं हम, चलिए कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना। जिसको देखना है यूट्यूब पे देख ले, उसको हिंदी करके आप उसकी आत्मा को खत्म कर देंगे। किसी को छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में आना होगा तो मतलब ऐसे तो अभी बेसिक बताया आपको पहले ही कि यूट्यूबर्स जो है आज की डेट में सबसे आप ज्यादा देखते हैं शॉर्ट फिल्म में। शॉर्ट फिल्म्स, अगर मैं तो कंपटीशन में कई बार जजमेंट किया हूं तो एक एक बार में 200 फिल्में देखी हैं हमने, लेकिन वो लेवल नहीं लग रहा मेरे को जो होना चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार कि सीख करके नहीं आ रहे लोग। अभी 2 कॉम्पिटिशन्स हुए थे यहाँ पे, 2 फेस्टिवल्स हुए थे, दोनों में करीब 250-300, मतलब एक में तो कितनी फिल्में 900, 800, 900 फिल्में थी। उसको देखते देखते एक तो जान निकल जाती है कि आप कंटिन्यूशन में देखते हो, कोई 20 मिनट की, कोई 10 मिनट की, कोई 5 मिनट की, लेकिन जो आप बताना चाह रहे हो वो चीज़ नहीं बता पा रहे हो। जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होने चाहिए वो है नहीं, तो आप कहीं कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे फिर वर्ल्ड में। सिनेमा बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, मतलब आपको देखना जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना, अगर आप राइटर हो तो आपको पढ़ना जरूरी है। आप जब तक उपन्यास पढ़ोगे नहीं, आप लिख नहीं सकते। उपन्यास आप पढ़ोगे नहीं, आप स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते जी। आपको पढ़ना पड़ेगा। और वैसे ही सिनेमा को सीखना पड़ेगा, आपको सिनेमा देखना पड़ेगा, वर्ल्ड सिनेमा देखना पड़ेगा। आप जब तक देखोगे नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते नया। तो वो आपको क्या लगता है सर कि जो छत्तीसगढ़ के हमारे युवा हैं, आजकल के युवा जो बहुत ही पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, है ना, उन लोग अपनी भाषा में बनाते हैं, पर उनको समझ आए चाहे नहीं आए, पर सुनते जरूर है क्योंकि वाइब आ रहा है। पर क्या छत्तीसगढ़ के युवा छत्तीसगढ़ी सॉन्ग को उतना ज्यादा नहीं प्रीफर करते जितना पंजाबी सॉन्ग और अदर सॉन्ग को करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करते, पसंद तो बहुत कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत जम के चल भी रहा है छत्तीसगढ़ी। अब आज की डेट में आप देखेंगे तो वो गोरी ओ गोरी रे जो एक गाना अभी आ रहा है, हंडा का जो गाना है, वो कहाँ पहुंच गया है? 5वें नंबर पे था इंडिया में। तो ऐसा नहीं है। देखो, एक्सेप्टेंस की बात है कि आप क्या चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं अपने कल्चर के साथ में, तो आप वेस्टर्नाइज होते हैं। पंजाब में क्या किया उन्होंने, भांगड़े के रिदम के साथ में उन्होंने सारे वेस्टर्नाइज रिदम रखे हुए हैं। वहां का फोक अब कम हो गया है, बोली सिर्फ रह गई है पंजाबी, बाकी सारा कुछ वेस्टर्नाइज है। तो आपको भाषा समझ में आए ना आए, आपको रिदम समझ में आता है, आप उस रिदम पे हिलते हो। और बस वही चाहिए लोगों को। अंग्रेजी गाना कौन सा किसको समझ में आ जाता है? हाँ। आप रिदम में हिलते रहते हो ऐसे ऐसे। तो वही चीज उन लोगों ने कर दी है, वो वर्ल्ड वाइड हो गया है। अब आप वहां से उठा के आप गाने देख लो हिंदी में, हिंदी फिल्म है, पंजाबी गाना चल रहा है, जबकि वहां कल्चर भी आप पंजाबी नहीं दिखा रहे हो। तो फिर क्यों पंजाबी गाना है? क्योंकि एक्सेप्टेंस है। अब आप वो देख लो, आप सास गारी देवे, हाँ, उसमें कहाँ का रिदम है? वेस्टर्न रिदम डला हुआ है, इसलिए एक्सेप्ट किया गया वो। तो वो थोड़ा सा आपको अपने, अब यहाँ पे जिस दिन आप करने लगते हो तो आप बोलते हैं आपने हमारे यहाँ के संगीत को बिगाड़ दिया, आप लोग कल्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। ठीक है, रहने दो, तो यहीं को सुनो फिर आप। तो वैसा है वो संगीत में, हर जगह आपको जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, बिना उसके आप बाहर नहीं पहुंच सकते। आप ज्यादा एल्बम सॉन्ग बनाते नहीं, ऐसा क्या करना है? एल्बम्स में मैं पता नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है एल्बम्स में। बस शुरुआत में मैंने किया है कुछ एल्बम, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा एल्बम साइड, क्योंकि मैं कोरियोग्राफर नहीं हूँ। तो डायरेक्शन जहाँ तक के लगता है, तो यहाँ पे आते भी कई लोग मुझे कि साहब आप हमारा एल्बम शूट करवा दीजिए या कर दीजिए। तो बोलता यार कोरियोग्राफर को पकड़ो, मेरे को मत पकड़ो, क्योंकि मेरा कुछ भी काम नहीं है वहाँ। तो मैं अपना समय नहीं खराब करना चाह रहा हूँ बिना मतलब। गाना चल रहा है वहाँ जाकर, मतलब फिल्म के गाने भी मेरे होते हैं, अगर उसमें स्टोरी है कुछ है तो मेरा इंटरेस्ट रहता है उसमें। और सिर्फ डांसिंग है तो मैं बैठ के देखता रहता हूँ कोरियोग्राफर को, हाँ शॉट ठीक लेना बस, बाकी डांस तू करा, जैसा कराना है करा, उसमें मेरा फिर इंटरफेयर नहीं रहता। लेकिन अगर स्टोरी चल रही है गाने में, तो वहाँ मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि शॉट टेकिंग कैसी होनी है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो एक एक चीज पे इमोशन क्या चाहिए, उसका एक्सप्रेशन क्या चाहिए, वो सारी चीज में मैं घुसा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ डांसिंग है तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं रहता। सबसे मेरे को बोरिंग वो लगता है कि अरे वो खाली डांस कर रहे हो, ठीक है कर लो भाई तुम लोग डांस। सर आप
जैसे बताया आप गाना भी गाते हैं और बहुत सारे आपके इंस्टाग्राम में रील्स भी डले हुए हैं गाने के हारमोनियम के साथ, तो मैं चाहूंगा कि आप 2-4 लाइन। हाँ, क्या गाना सुनेंगे आप? बुलंद में इसके बता दीजिए, बुलंद बहुत ही प्यारा गाना है। हमारी जनता युवाओं को भी बता दीजिए कि क्या भूल रहे हैं, क्या मिस कर रहे हो। हे नंदा जाहे करे, नंदा जाहे करे, नंदा जाहे का कमरा यो खुमरी अरे तो तारी ता छो रच रच मच मच गेड़ी मचैया गांव गली माँ पड़की नचैया मांदर के थाप मारा हस रचाए पंथी के धुन माँ गाए बजाए गांव के लीला चाउर के चीला मेला मड़ई माँ ढेलवा झुलैया नंदा जाही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी ता छो। धन्यवाद थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका वॉक एंड टॉक की सीरीज में। एक अंतिम क्वेश्चन कि बुलंद में जो मूवी है उसको अभी तक मतलब कि कितने अवार्डों से सम्मानित कर चुके हैं ऑलमोस्ट? मेरे ख्याल में नेशनल अवार्ड 10वां था। 10वां। 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं उसको, बाहर इटली में और 2 कैलिफोर्निया में। उसके बाद फिर इंडिया में ग्वालियर में था उसका, दिल्ली में था, कोलकाता में रहा, संस्कार कहाँ था, मैं तो भूल भी रहा हूँ। करीबन 7 अवार्ड आ गए कि आप भूल भी गए हो। 6 अवार्ड यहाँ के थे इंडिया के, बाकी इंडिया के मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के ही थे सब, और 3 अवार्ड उधर के थे, 1 नेशनल अवार्ड रहा फिर फाइनली। तो सुखा के आगे कोई मूवी सुखा के आगे भी अभी एक मूवी, कुछ लीक्स हमारे वॉक एंड टॉक के माध्यम से एक मूवी अभी करेंगे हम, उसका नाम है दिल में जगह दे बेका, दिल में जगह दे बेका। वो भी एक अलग ढंग की स्टोरी है, लव स्टोरी के साथ में थोड़ा पोस्ट लव स्टोरी पर है वो। छत्तीसगढ़ी पे नहीं, छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस रहेंगे उसमें। हाँ यही क्या कौन? हाँ वो अभी छोड़ दो वो डिक्लेयर होगा धीरे से। बहुत बहुत धन्यवाद करता सर आपका समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर।